चलो ठीक है बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपके पास में डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों हम आज डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज विपिन पुरोहित, वेलकम यू इन ऑनलाइन स्टडी ऑफ केमिस्ट्री कॉर्नर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। मीन्स हमें बोर मॉडल से मेन क्या डेटा मिला उसकी बात करते हैं। तो बच्चों जो बोर मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल था, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पूरा का पूरा बोर मॉडल जितना हमने पढ़ा है और जितना हम पढ़ेंगे वो दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर, ठीक है ना भाई, देखो फर्स्ट फैक्टर हम स्टडी कर चुके हैं अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्लियर? फर्स्ट फैक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जितना भी डेटा मिला उससे हमें क्या मिला कि भाई उससे यह पता चला कि भाई जो एटम्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्लियर? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, फिक्स एनर्जी होती है उनकी, और जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो न तो वो एनर्जी को लूज करता है ना गेन करता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, nth ऑर्बिटल की क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी एन ऑर्बिट्स में क्या होती है, वो टोटल चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द टोटल स्टडी अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? जो सेकंड फैक्टर था बच्चों, सेकंड फैक्टर है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? सेकंड फैक्टर आपके पास में आता है कि डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बिफोर प्रोसीडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमें यह जानना जरूरी है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। क्लियर? तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे आज की, सेकंड हेडिंग है, सेकंड है, लगभग बोर मॉडल समाप्ति की ओर है। क्लियर? तो आज हमारी हेडिंग होगी ड्यूल नेचर। सेकंड हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों कहानी स्टार्ट होती है कहां से? कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 1870 से। क्लियर? ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन की कहानी स्टार्ट हुई वो 1870 में हो गई थी। जेम्स मैक्सवेल, साइंटिस्ट का नाम है जेम्स मैक्सवेल। क्लियर? जेम्स मैक्सवेल साइंटिस्ट हुए हैं बच्चों, और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये देखा कि यदि हमारे पास कोई दो चार्ज बॉडीज है, कोई भी दो चार्ज बॉडीज है, क्लियर, दो चार्ज बॉडीज के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, देखो थोड़ा सा इस फीचर्स को, इनकी थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, जे मैक्सवेल कर देते हैं, जे मैक्सवेल। क्लियर? देखो इनके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन ए चार्ज बॉडी, कोई सपोज चार्ज बॉडीज है, व्हेन ए चार्ज बॉडी एक्सिलरेट when a charge body accelerate in a, जब किसी चार्ज बॉडी को एक्सिलरेट किया जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि भाई हमारे पास कंडीशन आती है वो चार्ज बॉडी प्रोड्यूस करती है। व्हेन एक चार्ज बॉडी एक्सिलरेट, द बॉडी प्रोड्यूस
द बॉडी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड as well as a magnetic field. Clear? Transmitted electromagnetic field. तो बच्चों ये था जेम्स मैक्सवेल की थ्योरीज का जो फीचर्स था, जिसके बेस्ड ऑन क्या था कि अकॉर्डिंग टू नील्स बोर ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन की गई। हमें पता है बच्चों कि जो नील्स बोर था, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस पे बेस्ड ऑन था? वो बेस्ड ऑन था आपके पास में प्लांक की क्वांटम थ्योरी। उसमें एक वर्ड आता है क्वांटा, आज इसको भी डिस्कस करेंगे क्वांटा क्या चीज है, ठीक है ना। उसकी हेल्प से उन्होंने इंप्रूव किया था। साथ ही उनके टाइम पे 1870 में, देखो 1870 में जेम्स मैक्सवेल की ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली स्टोरीज आ गई थी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर चुके थे 1870 में। और हम कहां पे बात कर रहे हैं अभी? जो हम करंट में हैं बच्चों, हम ये 1913-14 की बात चल रही है अभी। क्लियर? तो इससे पहले ये स्टोरीज क्या थी, बन चुकी थी, मतलब ये थ्योरीज आ चुकी थी। उन्होंने बोला था कि जब किसी चार्ज बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिस्पॉन्स है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन, देखो सपोज हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका सेल है। सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है बच्चों कि ये दो चार्ज बॉडी है और किसी चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों फील्ड को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, जिसको क्या बोला गया बच्चों फर्दर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा तो जो ये एनर्जी रेडिएट करेगा बच्चों, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन जनरेट कर रहा था? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो जनरेट कर रहा था वो कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास लाइट आती है, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है बच्चों। सबसे पहले हम वापस चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है बच्चों? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट हुई बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जनरेट हुई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहां से जनरेट हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट हुआ? चार्ज बॉडी के एक्सेलरेशन से। जब चार्ज बॉडी क्या हुई, एक्सेलरेट हुई, तब जाके क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, जनरेट हुआ। और फर्दर यही दोनों फील्ड ट्रांसमिट हो गए, कंबाइंड हो गए, कंपोज कर गए एक नए फील्ड को, जिसको कंबाइंड करके बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ बच्चों? जहां से इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ बच्चों? कि मैग्नेटिक फील्ड जहां पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसको बोल दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल चलते हैं एक दूसरे के बारे में। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो इसको हटा रहा हूं मैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब कंडीशन क्या है बच्चों, हमारे पास एक नया टर्म्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हुआ। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेडिंग लगाएंगे हम, इसी के अंदर के पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बच्चों एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल इन्होंने क्या करी थी, 1870 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि जब किसी चार्ज बॉडी को क्या किया जाता है बच्चों, किसी फील्ड में ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड को कंबाइन करके ट्रांसमिट करके फर्दर क्या बोला जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, चार्ज बॉडी। अब यहाँ पे चार्ज बॉडी कौन है बच्चों, यहाँ पे नील्स बोर आता है, वो चार्ज बॉडी किसको मानता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मानता है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर जो चार्ज बॉडी थी वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या हुआ बच्चों कि यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, पहले यह समझा जाता था कि जो लाइट है बच्चों, देखो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने एक एग्जांपल ले लिया लाइट का, ठीक है ना। आप लाइट बोल दो, ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हो, एक्सरेज बोल सकते हैं, ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, गामा रेज बोल सकते हैं, ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसके अलावा आप अल्ट्रावायलेट रेज बोल सकते हैं, यूवी रेज बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो ये कैसे प्रूव किया गया बच्चों, ये सोचा समझा जाता था पहले कि लाइट क्या है, एक वेव्स है, पहले ये समझा जाता था। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि 19th सेंचुरी, देखो 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी जब आई बच्चों, तो यहां पे न्यूटन आए, ठीक है ना, और न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं कार्पलस थ्योरी, ठीक है ना। कार्पलस थ्योरी का मतलब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने बोला कि जो लाइट की रेज जाती है, ये रेज क्या करती है बच्चों, कंसिस्ट करती है स्मॉल, देखो द लाइट रेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पलस थ्योरी, द लाइट रेज कंटेन, कोई भी रेज है बच्चों, लाइट रेज की बात नहीं हो रही है, कोई भी रेज है, तो उन्होंने स्पेशली लाइट रेज की बात करी थी, इसलिए मैं लाइट रेज लिख रहा हूं, द लाइट रेज कंसिस्ट स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट रेज जाती है वो कंसिस्ट करती है स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को, क्लियर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रेज है, लाइट किसके रूप में चलती है, ये तो पहले से ही पता था कि लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है, लेकिन जेम्स जो न्यूटन्स की थ्योरी थी, आइजैक न्यूटन की थ्योरी थी, उन्होंने ये बोला कि जो रेज लाइट रेज चलती है, या कोई भी रेज, चाहे वो एक्स रेज है, चाहे वो गामा रेज है, चाहे वो क्या कहे यूवी रेज है, चाहे वो कोई भी रेज है, माइक्रोवेव रेज है, रेडियो रेज है, ठीक है ना, तो बच्चों वो कंसिस्ट करती है स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को, और इस स्मॉल टेनी पार्टिकल्स का नाम दिया गया क्या, बाद में प्लांक के द्वारा क्वांटा, और इस क्वांटा को ही क्या बोला गया बच्चों फर्दर ऑन फोटोन, क्या बोला गया इसको, फोटोन बोला गया, क्लियर बच्चों। कंडीशन क्या है, ये क्वांटा क्या है, ये टेनी पार्टिकल क्या है, तो बच्चों ये मान के चलो जैसे हमारे पास में एक बिस्किट का पैकेट आता है और बिस्किट के क्या रहते हैं अंदर से पैकेट बने रहते हैं, वैसे ये टेनी पार्टिकल्स किस फॉर्म में थे, स्मॉल एनर्जी पैकेट। दीज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स आर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ये क्या थे, स्मॉल एनर्जी के पैकेट थे, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कर दो, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये क्या थे बच्चों, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स थे, जो ये रेज जो कंसिस्ट कर रही थी वो स्मॉल टेनी पार्टिकल को कर रही थी, और ये स्मॉल टेनी पार्टिकल्स किस फॉर्म में थे बच्चों, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में। अब इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा गया बच्चों, क्वांटा कहा गया, क्वांटम थ्योरी के आधार पे। बाद में आइंस्टाइन आते हैं, वो इनको क्या नाम दे देते हैं, फोटोन नाम दे देते हैं। और बच्चों ये फोटोन को रिप्रेजेंट जो किया जाता है, इस फोटोन की जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है, एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। ये H क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है, ये म्यू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, क्लियर। तो ये बच्चों ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू, और ये H क्या कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट को। कई बुक में म्यू की जगह F भी दिया रहता है बच्चों,
एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। लेकिन बच्चों हमारे पास ये E इज इक्वल टू एच म्यू हुआ, और ये म्यू डिपेंड करता है बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है म्यू या एफ लिख सकते हो आप, ये म्यू होता है बच्चों सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और बाय लैम्डा वेवलेंथ पे। ये क्या है? लैम्डा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लैम्डा। दिस लैम्डा रिप्रेजेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई रुका हुआ पानी है और उस रुके हुए पानी में जैसे हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को मारते हैं तो पानी क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर क्या चलता है, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। तो वैसी भी वेव्स भी चलती हैं बच्चों। वेव्स कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं। यदि हम इनके सेंटर ऑफ पोर्शन से एक लाइन मार दें बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलते हैं, ये मिल गए आपके पास में क्रेस्ट मिल गया आपके पास में, और ये नीचे वाले जो मिल गए बच्चों आपके पास में, ये नीचे वाला जो पोर्शन मिला आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रफ। क्या बोलते हैं इनको? ट्रफ। तो बच्चों जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस जो होगी या दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कंसीडर किया जाता है वेवलेंथ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वाइल सी क्या है बच्चों? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? तो ये म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या हुई बच्चों? E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? एक फोटोन की एनर्जी आ गई। ठीक है ना? अब ये फोटोन कहां से आया बच्चों? ये फोटोन आया लाइट से। लाइट से कैसे आया? क्योंकि भाई जो न्यूटन की कार्पलस थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग रेज कंसिस्ट करती है स्मॉल टेनी पार्टिकल, एंड दीज टेनी पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों हम चल रहे हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि जेम्स मैक्सवेल के द्वारा दी गई। तो हेडिंग लगाएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैग्नेटिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आई थी बच्चों, वो कितने में आई थी? 1870 में। किसने दी थी बच्चों? ये दी थी जेम्स मैक्सवेल ने। जेम्स मैक्सवेल ने। क्लियर? मैक्सवेल, डबल एल कर देते हम। ठीक है? तो बच्चों कुछ पोस्टुलेट थे जेम्स मैक्सवेल के। तो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी किस पे थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे। तो बच्चों सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो वर्ड बना हुआ है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, प्लस ये बना हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड से। दो वर्ड आए, एक इलेक्ट्रिक वर्ड आया और एक आया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी और मैग्नेटिक फील्ड से। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बच्चों जो हमारे पास आया, ये एक हमने एक्सिस ले लिया, ये हमारे पास लाइन ऑफ प्रोपगेशन आ गई। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई? जेड एक्सिस आ गई। क्लियर? ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या ले लिया? एक जेड एक्सिस ले ली। बच्चों जो लाइन चलती है, लाइन ऑफ प्रोपगेशन की, वो कैसे चलती है? जो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। क्लियर? ओके। अब बच्चों जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलता है बच्चों? तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं चलता है, ऐसे कर। ओके। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है? जो रेड पोर्शन में दिख रहा है आपको, बेसिकली ये ऊपर रेड वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो दिखाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इसको आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो या इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ये जो ब्लैक वाला जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इस ब्लैक वाले को क्या बोल दिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों एक चीज दिख रही होगी आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर के लिए जो जा रहा है बच्चों, उसको बोल दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है।
तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो फर्स्ट फीचर है वो कंडीशन क्या है बच्चों, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर वन टू अदर, आर परपेंडिकुलर वन टू अदर, एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं भाई, पैरेलल रहते हैं, 90 डिग्री पे चलते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है ना, वन टू अदर, एंड बोथ आर प्रोपोर्शनल वन टू अदर। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनल का मीनिंग यह है कि सपोज यदि कोई चार्ज बॉडी किसी फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, या सपोज यदि कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, तो बच्चों वहां मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या यदि कोई बॉडी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है बच्चों, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पे क्या करा, प्रोपोर्शनल लिखा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चलते हैं, और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 डिग्री का बनता है। ड्यू टू दिस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वन टू अदर, and these are in the form of waves. Due to this, these are known as a electromagnetic waves. क्लियर? इनको क्या बोला गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या कर रही हैं, दिख रही हैं हमें। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, इसका दूसरा सेकंड पोस्टुलेट आता है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अनलाइक साउंड waves, unlike sound waves or water waves, these electromagnetic waves can travel in vacuum, means यहां पे हम IE करके लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मीन्स नो नीड ऑफ मीडियम। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं मिलती है, नहीं पड़ती है। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया कि जैसे साउंड एनर्जी है या वाटर एनर्जी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, किसी भी उसमें ट्रेवल कर सकती है, इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। क्लियर है? ओके। तीसरा जो पोस्टुलेट आता है बच्चों, वो आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ए फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेव्स। क्लियर? इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाला हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। ये फिगर है जो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया होगा। तो बच्चों कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है, जो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट आता है बच्चों, वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ग्रुप ऑफ different waves। जैसे हमारे पास आ गया बच्चों रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव की जो वो होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 10⁶ होती है। और रेडियो वेव्स क्यों जरूरी होता है बच्चों, जो यदि हमें सिग्नल को एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक पहुंचाना है, या सपोज जैसे मुझे यहां से आवाज आप तक पहुंचानी है, तो जो वेव्स यूज में आती है उन वेव्स को क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा टीवी है,
ये जैसे कि हमारा रेडियो है, तो रेडियो के हमारे पास क्या होता है, एक डब्बा रखा हुआ है, तो वो क्या कैप्चर करता है बच्चों, रेडियो वेव्स को कैप्चर करता है, इसलिए उसका नाम रेडियो रखा गया है, वो सिग्नल को करता है। तो रेडियो वेव्स किस लिए यूज में होती है, ब्रॉडकास्टिंग के रूप में यूज होती है, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। सेकंड आता है बच्चों हमारे पास, देखो सेकंड आता है हमारे पास इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किसमें यूज होता है बच्चों, हमारे पास जो इंफ्रारेड यूज होता है, इसकी जो वो होती है फ्रीक्वेंसीज होती है, वो कितनी होती है, 10⁻13 में होती है। ये भी इनविजिबल है, रेडियो वेव्स भी क्या है, इनविजिबल है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं बच्चों, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को ही देख पाती हैं, पर्टिकुलर एंगस्ट्रम सॉरी फ्रीक्वेंसी की रेंज को ही देख पाती है, उससे ज्यादा या कम नहीं देख पाती हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास रीजन है, ये इनविजिबल रीजन में आते हैं, इंफ्रारेड। तो बच्चों इंफ्रारेड में हमारे पास क्या हो गया, जो इंफ्रारेड आता है कि भाई किसी भी चीज को अगर हीट करना है, हीटिंग के रूप में अगर हमें लेना है, तो हीटिंग के रूप में क्या होता है, हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, अल्ट्रावायलेट आता है हमारे पास, थर्ड अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो हम अल्ट्रावायलेट्स को क्या लिख रहे हैं, यूवी वेव्स लिख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं बच्चों। जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों अल्ट्रावायलेट वेव्स की, वो क्या होती है, 10⁻16 होती है, हर्ज कर देना आगे से, एच जेड करते रहना, 10⁻16 एच जेड हर्ज, ठीक है ना। ये इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो अल्ट्रावायलेट वेव्स आपको पता है बच्चों, ये एक क्या है, सन रेडिएशन है, जो क्रिएट होता है बाय द सन रेडिएशन अल्ट्रावायलेट वेव्स के लिए, ठीक है ना, यूवी वेव्स। ओके, तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, वो आता है आपके पास में विजिबल वेव्स, ठीक है ना, जो हमारे पास आता है वो आता है आपके पास में विजिबल। और यही एक ऐसा रीजन है बच्चों, जहां पे हम चीजें हमें क्या होती है, सब्सटेंस हमें अपीयर्ड होते हैं, या हम नेक्ड आई से इनको देख सकते हैं। तो जो इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है बच्चों, वो होती है 10⁻15 एच जेड। तो हम इसी रीजन में क्या करते हैं, देख पाते हैं, ये हमारे पास विजिबल रीजन हो गया। तो बच्चों रेडियो वेव्स की जितनी वेव्स हैं, गामा वेव्स हैं, हमारे पास क्या हो गया, एएम एफएम हो गया, क्या तीसरा क्या हो गया, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, यूवी वेव्स हो गया, विजिबल वेव रीजन की वेव्स हो गई, या हमारे पास क्या हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई। ये टोटल बच्चों हमारे पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या है, ये सारे के सारे एक फॉर्म है, जिनको क्या माना जाता है कि भाई चाहे वो रेडियो वेव है, चाहे वो इंफ्रारेड है, चाहे वो यूवी वेव्स है, चाहे वो आपके पास में गामा वेव्स है, चाहे वो आपके पास में एक्स वेव्स है, टोटल सबको क्या कंसीडर किया जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माना जाता है।